नमस्कार, हेलो इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक होनी है। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। इस दौरान सुबह 9:30 पर सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। संसद लाइब्रेरी में बैठक होने वाली है। सुबह 9:30 पर संबोधित उन सांसदों को करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जो इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। और देखिए, सबसे अहम चीज है, लोकसभा चुनाव का आगाज बीजेपी एक तरह से कर चुकी है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं, अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आगाज कर दिया है बीजेपी की ओर से। अब ऐसे में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होनी है। तो बिल्कुल, संसद लाइब्रेरी में बैठक। आगामी चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी रणनीतियां बना रही है। कैसे हर एक राज्यों में अपने मोहरों को बिछाया जाए, कैसे वो बिसात बिछाई जाए जो कि रोड मैप तैयार करे सन 2024 की जीत के लिए। नरेंद्र मोदी से संबोधित करने वाले हैं। 2024 का चुनाव, हालांकि हाल में जो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजों से बीजेपी उत्साहित है, लेकिन फिर भी कोई चूक ना हो, रणनीति पर किस तरह से काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तमाम चीजें। बिल्कुल सही कहा चारुल आपने। आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। इस दौरान यही मंथन और चर्चा की आखिर कैसे चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करे। तो 9:30 पर पीएम नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे, जहां पर बीजेपी के सभी सांसद लगभग इस बैठक में शामिल होंगे। तो चलिए, एक और बड़ी खबर। आज के दिन इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सभी दिग्गज आज नजर आएंगे इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक होनी है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी भी इसमें नजर आने वाले हैं। INDIA गठबंधन, विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसकी चौथी बैठक आज होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। राहुल, नीतीश, केजरीवाल इस बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी नजर आएंगे। सीट बंटवारे को लेकर देखिए बड़ा ऐलान हो सकता है। सांसदों के निलंबन पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि गठबंधन तो बन गया, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय किया जाएगा, क्योंकि अक्सर गठबंधन जब होता है तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर दरार देखने को मिलती है, और ऐसे में इस पर भी चर्चा संभव। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में वो दरार पड़ेगी, लेकिन ऐसा अब लगता है नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में आज के दिन बैठक। कैसे इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए, कैसे अपने कुनबे को और भी धार दी जाए, इसी प्रयास में अब सभी पार्टियां मिलकर लगी। इसीलिए अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो ममता बनर्जी, सांसदों के निलंबन पर भी आज के दिन बैठक में चर्चा संभव है। इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक, और बैठक में रणनीतियां कि कैसे बीजेपी को परास्त किया जाए सन 2024 के चुनाव में।
वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने गठबंधन के पीएम कैंडिडेट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन होगा ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तय किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद सब लोग मिलकर यहां पर तय करेंगे कि आखिर किसे पीएम बनाया जाए। इंडिया गठबंधन लगातार इस पर मंथन कर रहा है कि किसको टिकट बांटा जाए, लेकिन जरूरी है कि अभी कैसे अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया जाए सभी राज्यों में चुनाव से पहले। बिल्कुल, देखिए दो चीजें सबसे अहम, सीट शेयरिंग फॉर्मूला और अगर आईएनडीआईए गठबंधन जीतता है तो पीएम कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि दोनों पर ही सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में ममता बनर्जी की ओर से ये कहा गया है कि ये नतीजों के बाद तय किया जाएगा कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा। तो 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इस पर विचार लगातार किया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। में पॉलिसी ठीक हो गया तो पॉलिसी तो मैनिफेस्टो तो कॉमन मिनिमम एजेंडा तो होगा ही ना। मैनिफेस्टो अगर अलायंस में पॉलिसी ठीक हो गया तो पॉलिसी तो मैनिफेस्टो तो कॉमन मिनिमम एजेंडा तो होगा ही ना। मैनिफेस्टो में तो पॉलिसी डिक्लेयर होता है, सब पार्टी को लेकर ही ये करेंगे, ये तो देश का बात। वहीं राज्यसभा और लोकसभा में कुल 78 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में हंगामे पर सख्त कार्रवाई करते हुए 33 सांसदों को निलंबित किया गया, जबकि राज्यसभा में सभापति ने 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के तख्तियां दिखाने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं और इसके अलावा राज्यसभा में कांग्रेस के जयराम रमेश को भी निलंबित किया गया। लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों को निलंबित करने की मांग रखी और इसके बाद इन सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है। तो कुल मिला के 45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले। संसदों की आवाज दबाकर पूरे विपक्ष को नेस्तनाबूद करके विपक्ष रहित सांसद बनाकर क्या ये प्रजातंत्र के अनुकूल है, अनुरूप है, या प्रजातांत्रिक मर्यादाओं और प्रजातंत्र संविधान उसकी धज्जियां उड़ाने वाला कार्य है। देश के 92 सांसदों को सस्पेंड करना मोदी सरकार के अहंकार को दर्शाता है कि सरकार का, मोदी सरकार का न संसदीय मर्यादाओं के अंदर विश्वास है, न देश के संविधान और प्रजातंत्र में। वो ये समझते हैं कि अगर उन्हें बहुमत मिला, हम स्वीकारते हैं कि उन्हें बहुमत मिला 3 प्रांतों के अंदर, पर एक प्रांत कांग्रेस भी जीती और एक प्रांत कांग्रेस और भाजपा दोनों हारी। उन्हें ये लगता है कि अब उसके बलबूते पर
वो इस देश में संविधान को कुचल डालेंगे, प्रजातंत्र को रौंद डालेंगे और हर वो आवाज जो सरकार से जवाबदेही मांगेंगे उसे संसद से बाहर कर देंगे। ये जान लें कि यह लड़ाई प्रजातंत्र की है और देश के 140 करोड़ लोगों की है। ये जंग जारी रहेगी। जो मैं दोनों सदनों में देखा, 92 लोग, अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व है और ये अच्छा इतिहास नहीं गढ़ा जा रहा। क्या होता है ना कि जब एक अथॉरिटेरियन फिगर को ये लगता है कि मुझ पर ये आक्षेप लग रहे हैं, तो इस तरह की प्रवृत्तियां उनके अंदर आती है। मैं अभी भी कहूंगा, गेट वेल सून। इस स्केल पे आपने जो सस्पेंशन किया है ना, आप कमजोर दिख रहे हैं, आप परेशान दिख रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे आग्रह करता हूं, क्या मांग रहे हैं हम? चांद का टुकड़ा मांग रहे हैं आपसे, आधिकारिक बयान मांग रहे हैं। क्यों? गृह मंत्री के नाते आपका काम है देश को भरोसे में लेना। ये संसद की इमारत पे सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं थी इमारत में, ये देश की सुरक्षा में चूक। आपसे हम बाकी चीजों पे, मणिपुर पे फिर कैसे पूछेंगे? तब तो आप वहां भी नहीं बोलेंगे। ये जो पर्दादारी है ना, ये संसदीय लोकतंत्र में। और अब दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सीएम शिवराज को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बुलावा आया है। दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात है। वही पूर्व सीएम को कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कई नई जिम्मेदारी कमान राज्य के लिए। रिजल्ट के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे पूर्व सीएम शिवराज। चुनाव हुए थे जब हाल ही में संपन्न, तो उम्मीद थी कि दोबारा सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ और मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना गया मध्य प्रदेश का। और अब पूर्व सीएम शिवराज को दिल्ली बुलाया गया। हो सकता है कि आज नई जिम्मेदारी इन्हें दी जाए, क्योंकि 4 बार राज्य की कमान इन्होंने संभाली है। बिल्कुल, दोपहर 12 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और रिजल्ट सामने आने के बाद पहली बार दिल्ली जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि बीच में जिस तरह से खबरें आई थी, तल्खियां भी सामने आ रही थी। हालांकि इन सब अटकलों पर विराम लगा दिया गया था। फिलहाल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली से बुलावा आया है बीजेपी अध्यक्ष से। आज दोपहर 12 बजे मुलाकात। वहीं दिल्ली में शराब घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से अब नोटिस भेजा है। ईडी ने उन्हें नोटिस भेजकर 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को ये दूसरा समन है। इससे पहले केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने 2 दिसंबर को नोटिस भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैरकानूनी बताकर नोटिस वापस लेने की मांग की थी। इस दौरान ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल। ईडी ने केजरीवाल को ये समन। अरे इस खबर का शॉर्ट्स चेंज कर दो यार। तो शराब घोटाले केस में केजरीवाल को समन भेजा गया है, जहां पर अब कहा जा रहा है कि आगे पूछताछ अब हो सकती है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें या फिर सत्येंद्र जैन की बात करें, कई ऐसे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता रहे जो इस पूरे मामले में फंसकर इस समय सलाखों के पीछे हैं। और एक बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी कार्रवाई। ज्ञानवापी से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज फैसला आना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। तो 8 दिसंबर को पूरी हुई थी मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी में आज अहम फैसला, बहुत बड़ा दिन आज हिंदू पक्ष के लिए। 8 दिसंबर को सुनवाई पूरी हुई थी, लेकिन 5 ऐसी याचिकाएं जिस पर आज के दिन सुनवाई होगी। 5 याचिकाओं पर आज फैसला होगा और ये फैसला किसके पक्ष में आता है, सभी की इस पर निगाहें होंगी, क्योंकि सर्वे की बात करें या फिर ज्ञानवापी परिसर की बात करें, अभी तक कई बड़े फैसले रहे जो हिंदुओं के पक्ष में गए और ऐसे में ये मामला अभी भी कोर्ट में है। कई ऐसे ही पेच अभी फंसे हुए हैं जिसका समाधान ही बाकी है।
तो ज्ञानवापी की आज अहम सुनवाई है। ज्ञानवापी केस के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि ज्ञानवापी से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज फैसला आना है। देखिए, खासकर जब से अयोध्या का फैसला आया है, इसी तर्ज पर वाराणसी में भी यही मांग की गई कि उसी तर्ज पर फैसला आना चाहिए, और यही मांग मथुरा में भी की जा रही है। तो ज्ञानवापी केस में आज बड़ा दिन है, 5 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। लेकिन ज्ञानवापी विवाद क्या है, कब से ये होता चला आ रहा है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कई लोगों के जहन में सवाल है ज्ञानवापी को लेकर। देखिए कि आखिर ये विवाद क्या है। 1919 की बात करें तो वाराणसी जिला कोर्ट में पहली याचिका स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से दायर की गई थी। वहीं अगर 1936 की बात करें तो 3 मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने पूरे क्षेत्र को मस्जिद का हिस्सा घोषित करने की मांग की। 1942 में इस फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। वहीं 1942 में हिंदू पक्ष को झटका लगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। 1991 की बात करें तो लंबे समय के बाद साल 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सुर्खियों में आया। वहीं 1991 में ही हिंदू पक्ष की मांग थी कि उन्हें अपने मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। 1998 की बात करें तो इस दलील पर ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन ने जवाबी आवेदन दिया, मामले को खारिज करने की मांग की गई, और 2019 में हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने दिसंबर में वाराणसी जिला अदालत में अपील की। ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने की मांग की गई। सन 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने एएसआई सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया था। 2021 की बात करें तो वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल में एएसआई को परिसर का सर्वे करने और उसके नतीजों को कोर्ट के सामने रखने का आदेश भी दिया था। 2021 की बात करें तो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। 8 अप्रैल 2021 की तारीख थी जब मामले में 5 महिलाओं ने परिसर में पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी। वहीं 26 अप्रैल 2022 को इन 5 महिलाओं की याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था। वो दिन बहुत महत्वपूर्ण था। 6 मई 2022 की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी शुरू हुई। ऐसा लगा कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इस कमेटी ने इसका विरोध किया। सर्वे के बीच में इसे रोकना पड़ा। वहीं 12 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट ने सर्वे जारी रखा और कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिए थे। 16 मई 2022 के हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूदा वजूखाने में शिवलिंग मिला है। वाराणसी जिला कोर्ट के क्षेत्र को वहां पर पूरी तरह से सील कर दिया गया। 11 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने में मिली संरचना को संरक्षित करने का आदेश भी दिया था। जुलाई 2023-21 की बात करें तो यहां पर जिला जज ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।